हो। तो देखिए आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी हैं जो आगामी 3 महीने में आपको ध्यान रखनी ही हैं। ठीक है, ध्यान रखने योग्य बातें। तो एक तो सबसे ज़रूरी बात है ये जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कुछ ये बातें मैं बताऊंगा। तो एक तो बात ये हो गई मेरी। दूसरा आज मैं डिस्कस करूंगा वो है आपके सामग्री को लेके। ठीक है, सामग्री में मैं सारी बात करूंगा, ऑनलाइन बात भी करूंगा कि ऑनलाइन सामग्री का क्या है, ऑफलाइन का क्या है। ठीक है, इसको लेके भी बात करूंगा मैं। इसके बाद में तीसरी जो मैं बात करने वाला हूं वो है कि इसका समय का प्रबंधन कैसे किया जाए। ठीक है, टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, समय प्रबंधन कैसे किया जाए, तो इस पर लेके को भी मैं बात करूंगा। चौथा बिंदु मैं बात करूंगा अभ्यास को लेकर कि किस तरह से अभ्यास किस तरह से किया जाए, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की जाए या ओल्ड प्रीवियस पेपर देखे जाए, उस पर भी मैं बात करूंगा। और चौथा मैं विभिन्न परीक्षाओं में कैसे अपना दिमाग जो है वो यूँ कहिए कि विभिन्न परीक्षाएं हैं अभी, और इस स्थिति में अपने आप को स्थिर कैसे रखें, तो ये पॉइंट भी मैं डिस्कस करूंगा। और कुछ बीच में और पॉइंट आएंगे तो वो पॉइंट भी मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। तो ये कुछ मेन बातें हैं जो हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली और ज़रूरी बात कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है इस 3 महीने की अवधि में। और मैं सबसे पहली बात आपको ये बताना चाहूँगा कि ध्यान रखने में सबसे पहला बिंदु ये है कि आप जो है, मैं हर क्लास में बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, जब भी मोटिवेट करता हूँ तब बोलता हूँ कि अगर आपको चयन लेने हैं तो आप जो है वो देश दुनिया लोगों से दूर रहें। क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोशल होंगे, जितने ज़्यादा सोशल होंगे उतने ज़्यादा आप लोगों के विचार सुनोगे, जितने ज़्यादा लोगों के विचार सुनोगे उतने ही आप कंफ्यूज होंगे, उतनी अस्थिरता रहेगी दिमाग में, और आप ओवर थिंकिंग करोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे। सोचना ज़रूरी है लेकिन बहुत ज़्यादा सोचना बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो और बहुत ज़्यादा सोचोगे तो फिर आपकी पूरी ऊर्जा सोचने में नष्ट हो जाएगी, पूरा दिन खराब होगा, और ऐसे कई दिन खराब होते जाएंगे। तो सबसे पहली जो ज़रूरी बात है वो है आपका सोशल कट होना ज़रूरी है। सोशल कट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामाजिक रूप से आपको दूरी बनानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सोशल डिस्टेंस जैसे हम कोरोना में यूज़ किया था, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आपके सोशल मीडिया से हो, चाहे आपके समाज से हो, सभी से दूरी बनाइए आप। अभी आप इन 3 महीनों में मैं अगर आपको एक व्यक्तिगत सलाह दूँ तो आप है वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, इन चीज़ों से दूर रहें। बस बहुत ज़्यादा आवश्यक हो उस समय थोड़ा सा उन चीज़ों को देख लो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो या कोई कभी कभार हम भी देख लेते हैं तो वो अलग बिंदु है। बाकी कोशिश ये करो कि दूर रहो। यूजलेस टॉक्स होती है ना, आप चाय की थड़ी पे बैठ के लोगों से बातें कर रहे हो, पेपर कैसे आएंगे, कट ऑफ क्या रहेगी, क्यों इतनी समय आप ख़राब करते हो। बेहतर ये होता है कि आप अपनी किताबें, अपनी जो सामग्री है जिस पर हम बात करने वाले हैं, इस सामग्री को पूर्ण विश्वास के साथ में घोट लीजिए, उसको एक एक बिंदु को तह तक जाके समझने का प्रयास कीजिए। जब आप आधा घंटा बैठ के उस चाय की थड़ी पे या व्हाट्सएप ग्रुप में अपना जब समय ख़राब कर रहे होते हैं ना, उस समय मान के चलिए कई सारे बच्चे जो है वो किसी टॉपिक को डूब के पढ़ रहे होते हैं, इतनी पोस्ट होती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप सामाजिक दूरी बनाए रखें। इन 3 महीनों में फेल हो गए तो यही लोग आपको दुत्कारेंगे, यही लोग आपसे दूर हो जाएंगे सबसे पहले, जिनके साथ अपना आप अमूल्य समय व्यतीत करते थे, व्यतीत नहीं खराब करते थे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए, ध्यान रखने योग्य बातें में कि आप सोरे सोसाइटी से दूर हो जाइए मेहरबानी करके। हाँ, थोड़ा बहुत ठीक है, कभी कभार मोबाइल थोड़ा बहुत दिन में 1-2 बार देख लिया या यूट्यूब पे कोई एक आधा वीडियोस देख लिया तो अलग बात है, लेकिन कंफ्यूज करने वाली चीज़ें मत देखो। ठीक है, फॉलो भी करो ना तो किसी एक को सुन लो। आप किसी भी गुरुजी को फॉलो करते हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे को ही करो, आप किसी को भी कर सकते हो। हर व्यक्ति का अपना अलग शिक्षक होता है, वो अपना आदर्श किसी को मानता है तो किसी को भी मान सकता है। और मैं मानता हूँ कि अच्छे लोग ही हैं, जो भी हैं सारे लोग अच्छे हैं, कोई भी ख़राब नहीं है। चाहे मैं बोल रहा हूँ तो मैं मेरे स्तर पर ठीक हूँ, और मेरे कई साथी यूट्यूब पे हैं, सब अच्छे हैं। और जिसको भी फॉलो करो
उनको पूर्ण रूप से फॉलो करो। आप अगर 3-4 लोगों को फॉलो करोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कोई भी कंटेंट गलत नहीं बताता है, वो कंटेंट बताते, उन्होंने पढ़ा वो बताते हैं, मैंने पढ़ा वो मैं बताता हूँ, मेरी स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ, उनकी स्ट्रेटजी वो बताते हैं, फिर आप दो में बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो बेहतर ये होता है कि आप जिसको भी फॉलो करो पूर्ण रूप से करो। मैं ये सिर्फ यही कहूँगा आपको। तो आप जिसको भी फॉलो करो, उनका कोई एक आधा वीडियोस 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में एक बार, जो भी हमारी ज़रूरत होती है अनुसार उसको देख लो, बाकी चीज़ों छोड़ दो आप। पहली बात। दूसरी बात, सामाजिक दूरी, स्थान सुनिश्चित कर लो। स्थान सुनिश्चित करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एग्ज़ाम का जब टाइम आता है तो अक्सर हम अगर कोई स्थान चेंज करते हैं तो फिर क्या होता है ना कि 15-20 दिन तक हमारा माइंड काम नहीं करता है, फिर हम उस अनुसार है वो एक प्रकार से बैलेंस नहीं कर पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते। तो अभी से फिक्स जगह कर लो भाई, कोई जयपुर सेट है तो जयपुर सेट हो जाओ रूम वगैरह में। अगर कहीं साथी लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप कोई अलग रूम अभी से देख लो। गांव में पढ़ रहे हो तो ठीक है, पढ़ाई हो रही तो बढ़िया, नहीं हो रही तो शहर चले जाओ। लाइब्रेरी में पढ़ाई हो रही है तो ठीक है, रूम में हो रही है तो ठीक है, जहाँ है आपको लग रहा है कि आप सेटिस्फाई हो तो फिर यहीं रहिए। अगर आपको लगता है कि सेटिस्फाई आप नहीं हैं तो आप निश्चित तौर पर अभी जगह चेंज कर सकते हो। 3 महीने पर्याप्त है, वापस सेटल होने में ठीक समय है अभी। तो अभी इस स्थान को सुनिश्चित कर लो और लोगों से दूरी बना लो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी बातें कर रहा हूँ। और जब स्थान सुनिश्चित करो ना तो मेरी बात मानना कि आप परीक्षा दे के ही फिर घर जाना, ठीक है। परीक्षा दे के ही घर जाना। घर बैठे हो तो फिर अलग बिंदु है, लेकिन 3 महीने अभी कहीं मत जाना। दिसंबर का एग्ज़ाम देखे, क्योंकि बीच में दीपावली भी आएगी, बहुत सारे फंक्शंस आएंगे। आप ऐसे घर जाओगे तो 15-15, 20-20 दिन खराब कर दोगे। और पढ़ाई एक बार अगर पटरी से उतरती है ना तो वापस रिदम बनने में एक लंबा वक्त लग जाता है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि स्थान सुनिश्चित कर लो और फिर एग्ज़ाम दे के ही घर जाना। मम्मी पापा को जाके घर जाके यही बताना, भाई को ये बताना, बहन को बताना कि इस बार पेपर कैसा हुआ है। तो पेपर देने के बाद ही घर जाना, उससे पहले मत जाना। ये ठान लो अंदर, कुछ भी हो जाए भले, ठीक है। पैसे उधार लेके काम करना पड़े तो भी करना। एक डेडिकेशन दिखना चाहिए आपको अपने आप में। स्थान सुनिश्चित कर लो। और तीसरी बात, ये जितनी भी मैं बकवास शब्द का यूज़ तो नहीं करूँगा, लेकिन जो उलूल जुलूल बातें होती हैं ना बाज़ार की, उससे दूर हो जाइए। वैसे आप सामाजिक दूरी बनाओगे तो उन बातों से वैसे ही दूर हो जाओगी, ठीक है। और दूसरी बात और तीसरी बात, चर्चाएं जितनी भी हैं, चाहे वो आपके परीक्षा से संबंधित हो, चाहे आपके परिणाम से संबंधित हो, चाहे वो कट ऑफ से संबंधित हो, इन सारी चीज़ों से दूर हो जाइए आप, ठीक है। चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। इन बातों का थोड़ा सा आप ये ध्यान रखने योग्य मेन बातें थी। अब मैं बात करता हूँ कि आपको कौन सी सामग्री का यूज़ करना चाहिए, मेरा क्या मत है इस संबंध में। देखो, सामग्री की जहाँ तक बात आएगी, सबसे पहली बात, आपने कंटेंट तय कर लिया होगा अभी तक, क्योंकि 3 महीने बचे हैं और अगर अभी तक आपने कंटेंट तय नहीं किया है तो भैया बड़ा मुश्किल काम है। मैं उनके लिए वीडियो बना ही नहीं रहा हूँ। वीडियो उनके लिए जो सीरियसली 2-3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, 8 महीने से पढ़ रहे हैं, ये उन्हीं के लिए। क्योंकि अभी तक अगर आप सामग्री तय नहीं कर पाए है ना, तो आप मान के चलिए कि आप जो है अभी तक अगर सामग्री तय नहीं हुई है तो आप ठीक से काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि अभी तक अगर सामग्री तय नहीं हुई है तो आप कब सामग्री लाओगे, कब सामग्री पढ़ोगे। सेकंड ग्रेड का सिलेबस कोई आसान तो है नहीं, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस है, ठीक है। अगर नहीं है तो अभी भी 3 महीने का वक्त है, कम से कम अभी सामग्री तय कर लो। जो भी कर लो, सामग्री तय कर लो अभी तक। तो सामग्री आपकी तय हो जानी चाहिए अभी तक। मैं तो उम्मीद ये रख रहा हूँ कि आपने एक बार सिलेबस पढ़ लिया होगा किसी कोचिंग संस्थान में, या अपने स्तर पर कर लिया होगा, नोट्स वगैरह बना लिए होंगे। अब भले RBSE पढ़ो, NCERT पढ़ो, किताबें पढ़ो, ऑथेंटिक किताबें पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, मैं ये कह रहा हूँ कि 100% सवाल कहीं से नहीं आते। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि अब आपने जिस स्रोत का यूज़ किया 80% से ऊपर उस स्रोत से भी आ जाएंगे, चाहे कोचिंग से किया हो, चाहे किसी भी किताब से किया हो। और कट ऑफ आपके 70% से ऊपर रहती नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो 70% तक कट ऑफ रहती है। आपके कंटेंट से 80% से ऊपर सवाल बन रहे हैं तो आपको अपनी सामग्री पे कभी भी अविश्वास नहीं होना चाहिए। तो सामग्री तय कर लो, कर लिए तो उस पर विश्वास करो, क्योंकि जितनी बार बाजार जाओगे आप, उतनी बार आपको नई सामग्री दिखेगी। जितनी बार नई सामग्री दिखेगी उतनी बार आपको आपकी सामग्री पे अविश्वास होगा। क्योंकि हमारे मारवाड़ी में कहावत है ना कि पराई थाली में घी घड़ा, मतलब दूसरे की थाली में हमें हमेशा ज़्यादा दिखता है। तो अगर आप लाइब्रेरी की किसी चैम्बर पे बैठे हैं ना, तो दूसरे को अगर बात करोगे, उसकी कंटेंट देखोगे तब नहीं यार इसका तो अच्छा है और उसको आपका अच्छा लग रहा है। इससे बेहतर है कि
दूसरों की सामग्री छोड़िए, आप अपनी सामग्री पे विश्वास कीजिए, ठीक है ना। चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सामग्री पे विश्वास करिए, सामग्री तय कर लीजिए। अब तीसरी बात इसमें एक और आती है कि खुद की सामग्री पे विश्वास करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपने विश्वास करके ही उसको लिया था। जब आपने उसको ख़रीदा था ना, तो विश्वास करके ख़रीदा था। फिर अब दूसरों को देख के उस पर अविश्वास नहीं होना चाहिए। और अगर अभी आप सामग्री चेंज करोगे तो इतना वक्त नहीं है कि आप सामग्री नई को पूरा पढ़ के रिवीजन कर सको, क्योंकि एजुकेशन, शिक्षा याद करने का सीधा नियम है कि जब तक 3 से 4 बार तक चीज़ें दिमाग से नहीं गुजरती है तब तक वो परीक्षा में आउटपुट नहीं दे पाती। और अभी 3 महीने में इतना समय नहीं है कि आप सेकंड ग्रेड के दोनों पेपर्स अच्छी तरीके से कर सको। 4-4 बार नहीं हो पाएगा अभी, तब तक कोई फ़ायदा नहीं। तो बेहतर ये है कि जो भी आपके पास सामग्री है उसको ठीक से पढ़िए, दूसरे की सामग्री को मत देखिए, ठीक है। अभी जैसे कल एक स्टूडेंट मेरे पास आया, सर बोला कि आपके नोट्स पढ़ रहा हूँ और सब चीज़ें ठीक हो रही है, बस मज़े से पढ़ता था। अब किसी ने उसको कह दिया कि गणपत जी के नोट्स से पसंद नहीं आएगा। अब उसके कहने में क्या जाता है, वो कह के चला गया। मैंने कहा देखो ऐसा है, कह के वो चला गया तो चला गया, उसका काम वही है। लेकिन आप ये देखो कि मैंने जितने भी बैच लिए हैं आज तक, आप देख लो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 90-95% सवाल हर बैच में आए, और मैंने प्रूफ सहित वीडियोस यूट्यूब पे डाल रखे हैं। तो और कोई दोहराई की बात नहीं है, ठीक है। तो विश्वास करता जा। अच्छा, फिर मैंने उसको कहा कि क्या आपको लगता है कि अब आप कंटेंट चेंज करके, अच्छा आपको लगता है कि इससे ज़्यादा आप याद कर सकते थे? तो कहा नहीं। तो फिर अपनी क्षमता इतनी है तो आप विश्वास कीजिए, भले किसी भी संस्थान में पढ़े हो, आप किसी भी बुक से पढ़े हो, उस पर विश्वास कीजिए। अभी हमारे पास विश्वास के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप यही बात 1 साल पहले पूछते तो मैं आपको किताबें बता देता। अभी ये किताबें मैं बता के आपको अपनी सामग्री पर अविश्वास पैदा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आप सामग्री पे बात नहीं करूँगा कि कौन सी पढ़नी चाहिए, वो तो आपने तय कर ही ली है। तो विश्वास कर लीजिए। उसके बाद देखिए क्या हो गया। अब जब आपने विश्वास कर लिया है तो विश्वास करने के बाद में उसी सामग्री का बार बार दोहराव करें, रिवीजन बार बार दोहराव ही करें बस, और कुछ भी नया न पढ़ें। जितना ज़्यादा उसका रिवीजन होगा उतना ही बढ़िया होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आती है, क्योंकि एग्ज़ाम का एंड टाइम जब आएगा उससे 10 दिन पहले एक बार बढ़िया रिवीजन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लास्ट 21 दिन जो बचते हैं ना परीक्षा के, उन 21 दिनों में आपको वो सब कुछ रिवीजन कर लेना चाहिए जो आपने अपनी पूरी तैयारी में पढ़ा है। क्यों? क्योंकि हमारी स्मृतियाँ ना विस्मृत बहुत जल्दी होती हैं। तो हम अगर पुरानी जो पढ़ी हुई चीज़ों को लास्ट एंड पीक टाइम पे वापस पढ़ लेंगे ना एक बार 15-20 दिनों में, तो दिमाग में सारा मटेरियल ताज़ा हो जाता है और परीक्षा में बहुत ही कम गलतियाँ हो पाती हैं फिर। तो रिवीजन करते जाइए और लास्ट के 20-21 दिन में एक बार और रिवीजन कर लेना। वो रिवीजन पे अपन आगे और बात करेंगे। अब बात आती है कि अब कोचिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सामग्री तय कर ली है, तो अब वैसे मैंने बता दिया सामग्री तय हो गई है, तो अभी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि हम कोचिंग के सामाजिक में भी आप सोचो कि 8 सब्जेक्ट है, हिंदी है तो हिंदी वगैरह में भी काफ़ी कुछ है, तो वापस उसको एक बार पढ़ना, लिखना, रिवीजन करना, ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो अब मेरे हिसाब से कोचिंग वगैरह से नहीं करनी चाहिए। अभी आपको बुक्स, नोट्स वगैरह आपकी जो भी सामग्री है, बस एक एक सामग्री तय करना और जो कुछ तय किया है वो ही पढ़ना। तो अभी मेरे हिसाब से, है ना, अभी कोचिंग मेरे हिसाब से आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप आगे की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अब 3 महीने के लिए कोचिंग आपको मेरे हिसाब से फ़ायदा नहीं देगी। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, ठीक है। अब कोचिंग की सामग्री आप कह रहे हो पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। कोचिंग की सामग्री अगर आपने पहले पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, वो काम की है, नहीं पढ़ी है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। और हर एक पार्ट की एक से अधिक सामग्री नहीं होनी चाहिए आपके पास में। हर एक पार्ट की एक से अधिक सामग्री नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो सामग्री है वो तय होनी चाहिए और एक न्यूनतम सामग्री होनी चाहिए। सामग्री कैसी होनी चाहिए? न्यूनतम होनी चाहिए। अभी आप क्या करोगे, आज हर पार्ट की अपने जो सेकंड ग्रेड का पार्ट है उसका एक एक पुस्तक वगैरह जो भी है वो अलग कर लो, ठीक है। बाकी सारी आप अपनी अलमारी में बंद कर दो। क्यों? क्योंकि हमें हर पार्ट की एक एक सामग्री ही पढ़नी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। यूट्यूब से पढ़ना है अब, क्योंकि वीडियोस वगैरह से जब चीज़ें पढ़ते हैं ना, अगर आप उसको हाथ से लिख के नहीं करोगे काम, तो वीडियो आपका कोई काम का नहीं है। क्यों? सुने हुए ज्ञान की एक सीमा होती है,
पढ़ा हुआ लिखा हुआ हो, फिर बार बार पढ़ा हुआ हो, तो फिर वो लंबे समय तक चलता है। इसलिए अभी वीडियोस वगैरह से बचिए। हाँ ठीक है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, जैसे अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो, उपभोक्ता फलन समझ में नहीं आया तो यूट्यूब पे वगैरह पे देख लिया, या किसी एप्लीकेशन से कोई पार्ट खरीद लिया, उस पार्ट के 5 टॉपिक देख लिए। ये स्मार्ट स्टडी तो बहुत बढ़िया है, सेलेक्टिव स्टडी, लेकिन पूर्ण रूप से अब उस चीज़ों पे निर्भर मत होना आप, ठीक है। ये बात हो गया। इसके अलावा ये चीज़ें सामग्री के संबंधित हो गई। अब मैं बात करता हूँ कि टाइम मैनेज कैसे करना है, ठीक है। तो टाइम मैनेज की अगर देखो विद्यार्थियों जब बात आती है तो अब आपके पास में 2 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर भी है और सेकंड पेपर भी है, और साथ साथ में आप थर्ड ग्रेड की भी तैयारी कई अच्छे कर रहे हैं, उसकी बात मैं भी आगे करता हूँ। तो समय प्रबंधन का ध्यान रखना। देखो दोनों पेपर में 40% प्लस 40% लाने हैं आपको। कैटेगरी को 5%, कुछ कैटेगरीज को छूट भी है। तो फर्स्ट पेपर में भी आपको न्यूनतम 40 लाने हैं, सेकंड में भी न्यूनतम 40 लाने हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लापरवाही ये मत करना कि केवल एक पेपर ही पढ़ें। कम से कम आप 40% फर्स्ट पेपर के लिए कम से कम आप 3-4 घंटे दें। हाँ, आपको लगता है कि हमारा फर्स्ट पेपर बहुत तगड़ा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो भले इसको टाइम कम दे दो, कमज़ोर है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दो। और सेकंड पेपर को आप कम से कम 5-6 घंटे दें, ठीक है। तो आपकी 8-10 घंटे की स्टडी रेगुलर होनी चाहिए। और मैंने आपको जैसा बताया कि आपको परीक्षा दे के ही घर जाना है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में 3 महीने आपके पास पड़े हैं। एक बात और ध्यान रखना, सॉरी, अगर आप ये चीज़ें करोगे ना, सामाजिक दूरी, स्थान तय कर लोगे, चर्चा नहीं करोगे, ये चीज़ें करोगे, तो आपके 10 घंटे रेगुलर पढ़ाई होगी ना, देखना 7 दिन के अंदर बहुत बढ़िया स्थिति हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो डेली 3 से 4 घंटे आप है वो फर्स्ट पेपर को दें और बाकी पूरा टाइम आप सेकंड पेपर को दें। मैं क्या करता था, मेरा जब सेकंड ग्रेड सामाजिक में सिलेक्शन हुआ था तो मेरे को 4 महीने मिले थे। मैं आरबीआई छोड़ के आया था, तो 4 महीने मतलब मेरे दिसंबर में पेपर था, मेरे भी दिसंबर में था सौभाग्य से, और अगस्त जुलाई के आसपास में आया था। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने मिले थे मुझे। तो मैं सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग में, तो मेरी हमेशा से मॉर्निंग में 5-6 बजे उठने की आदत रही है। 5:30, 6, 5:30, 6, 6, 7, 6:30 से बाद में नहीं सोता मैं, उस समय उठ जाता था। उठ के और सुबह 12 बजे तक, उसमें बीच में नाश्ते भी कर लेते थे, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त भी हो लेते थे, और खाना वाना होता था वो भी खा लेते थे। 12-1 बजे जनरली पढ़ने के बाद ही खाना खाते थे। तो सुबह 6 से 12 के बीच में 1-2 घंटे का कुछ खाना पीना और दैनिक क्रियाएँ, अखबार निकाल के लगभग 4-1 घंटे मिल जाते थे। तो मॉर्निंग का पूरा सत्र फर्स्ट पेपर को सुपुर्द किया हुआ था। उसमें फिर मैंने मैनेज कर लिया था कि भाई पहले राजस्थान का पोर्शन पूरा करना है, फिर इंडिया का पोर्शन करना है, फिर साइकोलॉजी करनी है, मतलब उस टाइप से मैनेज किया था। जैसे अगर कमज़ोर जो पार्ट है वो सबसे पहले पूरा करते थे। जैसे साइकोलॉजी लिए तो पूरी साइकोलॉजी लेते थे 5-7 दिन तक, वो पूरी हो गई। फिर इंडियन ज्योग्राफी, जो इंडिया का जो जीके है वो लेना शुरू करते थे, वो करते थे, वो हो गया। फिर राजस्थान का करते थे, वो हो गया। फिर साइकोलॉजी को वापस पढ़ते थे। ऐसे साइकिल सिस्टम से सुबह सुबह का पूरा टाइम उसको दिया हुआ था फर्स्ट पेपर को, ठीक है। सभी की लिमिटेड सामग्री थी मेरे पास में। फिर 12 बजे से लेकर रात को 10-12 बजे तक पूरा टाइम सेकंड पेपर। 12 बजे जैसे फ्री हो गए, मॉर्निंग में खाना वाना खा लिया आराम से, फिर 1-2 घंटे सो जाते थे, 2-2.5 घंटे, 2-1 बजे, 2-2.5-3 बजे वापस जागृत हो जाते थे। फिर 2-3 बजे से लेके और शाम को 6-1 बजे तक 3 घंटों में एक सब्जेक्ट, सामाजिक थी मेरे तो एक पार्ट देख ही लेता था। फिर जाता था थोड़ा खेलने के लिए, 6-7 बजे वॉलीबॉल खेल के आता था, हॉस्टल जाता था, 2-1 किलोमीटर दूर था। फिर वापस आके खाना वाना खा के फिर बैठ जाता था, और 3-1 घंटे और 2-3 घंटे एक सब्जेक्ट और देखता था। 2 सब्जेक्ट देख के फिर सो जाता था, और वो 2 सब्जेक्ट 8-10 दिन में जैसे ही वापस पूरे हो जाते थे फिर नए 2 सब्जेक्ट लेता था। ऐसे करके मेरा टारगेट रहता था कि 4 सप्ताह होते हैं, और 4 सप्ताह में कोशिश रहती थी कि 8 सब्जेक्ट पूरे कर लूँ। सप्ताह में 2 सब्जेक्ट हर सप्ताह के, ऐसे। तो मेरी 2 टेक्निक थी। आप ऐसे ना करके अगर 2 सप्ताह में हर दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए आप, ठीक है। आप कोशिश ये कीजिए कि पहले 2 महीने में, पहले 2 माह में, अभी जैसे सितंबर चल रहा है और अक्टूबर, 30 अक्टूबर तक कोशिश कीजिए कि आप अपना एक बार पाठ्यक्रम ठीक से पूरा कर लें, ठीक है, सेकंड पेपर का। फिर लास्ट में अक्टूबर हो गया, नवंबर में एक बार फिर कोशिश करो कि कोर्स पूरा हो जाए,
और लास्ट दिसंबर में लास्ट जो 15 दिन बचेंगे, 10-15 दिन, उन 10-15 दिनों में एक बार फिर रैंडम ऊपर से देख लो उसको। तो ऐसे करने से क्या होगा, 3 बार कोर्स हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये 3 बार कोर्स अगर आपके पास में मटेरियल सीमित है तो आप डेफिनेटली कर लोगे, और आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो निश्चित तौर पे कर लोगे आप, ठीक है। मेरा ये था कि मैं महीने में एक बार कोशिश करता था, लगभग कर भी लेता था। रिवीजन में मैं क्या करता था, मैं हमेशा शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाता था। अगर किसी पार्ट के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए मैंने तो मैं उस किताब के अंदर अंडरलाइन वगैरह कर लेता था। फिर जब रिवीजन करता था तो मेरी ध्यान उसी चीज़ों पे जाता था जो अंडरलाइन है या गोले किए हुए हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान जाता था। और जैसे कोई शब्द है, जैसे मान लो कि मैं न्यायिक पुनरावलोकन पढ़ रहा हूँ, तो पुनरावलोकन के ऊपर मेरा ऐसे घेरा किया हुआ, मुझे पता चल जाता था आर्टिकल 13, नामेरी कान, शक्तिशाली दान, वो देखते मेरे दिमाग में सारी बातें आ जाती थी। बाई द वे नहीं आती तो मैं उसके नीचे का पैराग्राफ पढ़ता, अगर आ जाती थी तो फिर वो पैराग्राफ छोड़ के नेक्स्ट पे आ जाता था। इससे क्या थोड़ा जल्दी रिवीजन हो जाता था। तो आपको टारगेट रखना है कि इस तरह से चलना है आपको, ठीक है। मैंने बता दिया आपको कि 2-2:30 बजे से लेके रात को जितना भी ये 5-6 घंटे पढ़ाई हो जाएगी। 2 सब्जेक्ट साथ में ले लो आप, ठीक है। 2 सब्जेक्ट बेस्ट रहते हैं, 3 ज़्यादा हो जाते हैं, 1 कम पड़ जाता है। 1 में क्या दिक्कत आती है, 1 करके फिर दूसरा करोगे, 8वें तक आओगे तब तक पहला भूल जाओगे, तो ये दिक्कत आती है, ठीक है। और इसमें फिर आप साइकिल सिस्टम में चलते रहो, फर्स्ट पेपर में तो है ना, ऐसे राउंड में चलते रहो। एक पार्ट पूरा किया, दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो, फिर वापस पहले पे आ जाओ। तो ऐसे करके चलोगे तो 2-3 बार इसका भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट यही है। अब इस टाइम को मैनेज करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये बातें पहले बता दी। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं आधा घंटा फ़ोन पे व्यतीत करूँगा, फिर आधा घंटा यूट्यूब में किसी मोटिवेशन को सुनूंगा, ऐसे करोगे तो भैया ये टाइम टेबल पहले दिन बिगड़ जाएगा। टाइम टेबल को व्यवस्थित चलाने के लिए आत्मनियंत्रण बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर संयम नहीं है, आपके ऊपर आपकी इंद्रियों का ही कंट्रोल नहीं है, आप हर 1 घंटा पढ़ के फिर आधा घंटा फ़ोन देख रहे हो, आप दोस्तों के पास 2-2, 4-4 घंटे गप्पे मारने जा रहे हो, तो आप कभी भी इस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर सकते। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं जो बातें बताता हूँ उसको 2% विद्यार्थी भी ठीक से फॉलो नहीं कर पाते हैं, और कर लिया ना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरी वो बात वापस कि माँ सरस्वती उसका ऋण कभी नहीं ऊपर अपने रखेगी, वो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। लेकिन करते नहीं बच्चे, क्यों? क्योंकि ये चीज़ें करने के लिए आप सोचिए, अब हमने ये 9-10 घंटे का टाइम टेबल बनाया है, 9-10 घंटे का टाइम टेबल हो गया, तो 9-10 घंटे के टाइम टेबल 8-10 घंटे आदमी को रेस्ट भी करनी पड़ती है। पूरा दिन चला जाएगा, उसकी सामाजिक जीवन खत्म हो जाएगा उसका, वो फ़ोन पे बिल्कुल टाइम ख़राब नहीं कर पाएगा अगर इस पे चलता है तो, और इतना हमसे होता नहीं है, ठीक है। तो ये करने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होता है सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये तो बात होगी समय प्रबंधन की। टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको दोनों पेपर का ठीक से बता दिया, मटेरियल के बारे में बात कर ली। अब बात आती है अभ्यास की, ठीक है। अभ्यास की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अभ्यास में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अभ्यास में देखिए, अगर सिलेबस हो गया, रिवीजन चल रहा है, तो अभ्यास किस समय करें, पूरा होने के बाद करें या पहले करें या साथ में करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे जैसे मानो कि आपने कोई 2 विषय शुरू किए, यहाँ पे वो पूरे हो गए, तो उसके बाद में उनकी 50-100-200% जहाँ कहीं भी मार्केट में कोई भी गाइड मिलती है उससे कर लो आप, या आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन टेस्ट सीरीज की एक बड़ी दिक्कत आती है, दिक्कत ये आती है कि टेस्ट सीरीज वो अपने शेड्यूल से चलाते हैं और आप अपने शेड्यूल से पढ़ रहे होते हैं, तो फिर दोनों का शेड्यूल मैनेज नहीं हो पाता। तो मैं थोड़ा टेस्ट सीरीज के पक्ष में इसलिए नहीं रहता कि एक बार अगर आपका सिलेबस ठीक से हो जाए ना, 1-2 बार, फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर उसके शेड्यूल को फॉलो करने में आपको समस्या नहीं है। लेकिन आप टेस्ट कोर्स पूरा भी नहीं और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, थोड़ी सी दिक्कत आती है, शेड्यूल फॉलो करने में समस्या आती है ना। तो पहली बात तो ये है कि जैसे जैसे कोई सब्जेक्ट पूरा होता है उसके पीछे के अभ्यास प्रश्न हैं, पुराने प्रश्न हैं, मार्केट में जो जो अभ्यास पुस्तिकाएँ आती है वो सारी लेके उसके साथ साथ में सॉल्यूशन करते जाओ। लेकिन जैसे ही आपका ये 2 माह में एक बार पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है, फिर नवंबर में, दिसंबर में 5-6 टेस्ट, फुल टेस्ट किसी भी कोचिंग सेंटर के दे दो आप, ठीक है। और अभ्यास निरंतर करते रहो। मैं अभ्यास का हमेशा ये कहता हूँ कि डेली कीजिए, जब भी फ्री बैठे हो 10-15% कर लीजिए। जैसे आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा है, डेली नहीं तो कम से कम 7 दिनों में जैसे ही फ्री बैठे हैं तो कम से कम उसका अभ्यास कर लीजिए। तो अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। और अभ्यास आप पुराने पेपर और पुस्तकों से करते हैं तो ज़्यादा ठीक लगता है टेस्ट सीरीज़ की तुलना में। टेस्ट सीरीज़ में 2 दिक्कतें मुझे लगती है, एक तो उनकी लेवल की दिक्कत रखती है,
कई सारे कठिन लेवल होते हैं। जैसे मैं मेरी खुद की टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ, सक्सेस पॉइंट पे हमारी चल रही है, तो हम कई बार हमारा पेपर काफ़ी टफ बन जाता है। खूब टीचर्स को बोलते हैं लेकिन फिर भी पेपर टफ बन जाते हैं। हालांकि वो टफ पेपर स्टूडेंट को कहीं कहीं फ़ायदा ही देता है, बट स्टूडेंट खुद अंदर से टूट जाता है। और बहुत कम बनाते हैं तो भी वो बच्चे को गुरूर आ जाता है, उसको गलतफहमी हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं जो रहती है टेस्ट सीरीज़ में, और फिर नंबर कम आते हैं तो मॉरल डाउन हो जाता है वगैरह वगैरह। तो अभ्यास निरंतर करते रहें और कोशिश करें कि पुराने पेपर हो आपके पास में, मार्केट में जो भी किताबें आई है प्रश्नों की किताबें वो भी लेके आ जाओ, और जैसे ही पाठ पढ़ा उसके प्रश्न हाथों हाथ 5, 7, 10 प्रश्न देख लो। अभ्यास ऐसे ही होता है, बिना ऑप्शन देखे उत्तर निकालने का प्रयास करो, फिर प्रश्न उत्तर निकलने के बाद चारों ऑप्शन की वापस स्टडी करो। ऐसे चलोगे ना तो आपको फिर टेस्ट सीरीज़ की भी ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं दी थी। ठीक है, तो इस तरह से अभ्यास कर लीजिए, ये सबसे बेस्ट होता है। लास्ट में कोई टेस्ट सीरीज़ में 5 एक बड़े पेपर ला के दे देना। ठीक है, अब बात आती विभिन्न परीक्षाएँ आई हुई है। तो अब देखो, व्याख्याता की अगर आपने तैयारी की है तो ठीक है, अगर नहीं की है तो अब व्याख्याता की तो आप करो मत। ठीक है, व्याख्याता की आप बिल्कुल आपको करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब 1 महीने में आप कुछ नहीं करोगे समय ख़राब करने के अलावा। अगर आप व्याख्याता ही कर रहे हैं तो फिर ठीक है, व्याख्याता पूरी कर लो और उसके बाद में आप जो है वो सेकंड ग्रेड कर लेना, वो आपके ऊपर है। अब रही बात अध्यापक भर्ती की, तो अध्यापक भर्ती का सिलेबस काफ़ी कुछ कॉमन है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ घर के हिसाब से सलाह दूंगा कि अभी आप पूर्ण दिल से सेकंड ग्रेड कर लीजिए, और जैसे सेकंड ग्रेड हो जाती है उसके बाद 1 महीने में अध्यापक का आराम से मैनेज हो जाएगा। सामाजिक का लगभग सारा कॉमन है, ठीक है, 10% सिलेबस इधर उधर है, वो 10% 1 महीने में आराम से हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन भी होगा और बड़ी अच्छी रैंक के साथ में होगा। 3 महीने सिलेक्शन के लिए काफ़ी कुछ पर्याप्त होते हैं, कम समय नहीं है, बस उसको ठीक से मैनेज किया जाए। समय मैनेज करोगे तो 3 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, सारी चीज़ों को ध्यान रखोगे तो। और अगर समय को ख़राब करोगे, अस्त व्यस्त रहोगे, दुनियादारी में व्यस्त रहोगे और डिस्कस करोगे, चर्चाएं करोगे, वाद विवाद करोगे, नेता बनोगे, पंच बनोगे, दिखावा करोगे, प्रदर्शन करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो भैया 4 साल में कुछ होना नहीं है। भले आप किसी भी शिक्षक से मार्गदर्शन ले लो, भले आप किसी भी कोचिंग में चले जाओ, मेन बात होती है एकांतता, वो आप करोगे तो डेफिनेटली सारी चीज़ें ठीक होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हम आपके हमेशा साथ हैं और दिल से चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें और आपका सिलेक्शन हो। अभी वापस मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, अभी 3 महीने शेष बचे हैं, लास्ट 1 महीना रहेगा तब सेकंड ग्रेड के लिए मैं वापस आऊँगा, और तब तक आप बढ़िया से पढ़िए। बस एक चीज़ वापस कहूँगा, इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना, सामग्री फिक्स कर लो, चाहे एनसीईआरटी हो, जो भी आप करना फिक्स कर लो। अब ज़रूरी नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ने से ही सिलेक्शन होता, मैंने भी नहीं पढ़ी थी पहले कभी।